अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदीहा। चूँकि हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम नेप्टिक एनटीएस का जो टेस्ट होना है स्किल्स ऑफ टुमारो का, उसके लिए हम एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुके हैं और इस टेस्ट के लिए हाईली एक्सपेक्टेड है। इसके अंदर हमने आईटी के एमसीक्यूज पहले देखने हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आईटी का पेपर है, जो आपका पेपर है उसके अंदर जो आईटी का सेक्शन है उसके अंदर तकरीबन 50% एमसीक्यूज आपके आईटी से आएंगे, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज आएंगे। अगर आपने टेस्ट देना है स्किल्स ऑफ टुमारो का, नेप्टिक टेस्ट एनटीएस का आपका टेस्ट है और स्किल्स ऑफ टुमारो आपका टाइप है और उसके अंदर जो आईटी है उसके अंदर 50% एमसीक्यूज आएंगे। तो यानी आपके जितने एमसीक्यूज होंगे तकरीबन हाफ जो है वो एमसीक्यूज आईटी के होंगे। तो हमने एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज से पढ़ना स्टार्ट किए हुए हैं, जिनमें से मैंने आपको 2 वीडियोस के अंदर ऑलरेडी एमसीक्यूज 25 समझा दिए हैं और इस वीडियो के अंदर हम 25 से आगे वाले एमसीक्यूज को देखना स्टार्ट करेंगे। तो 26 वाला एमसीक्यूज है हमारे पास। ये इसकी स्टेटमेंट है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑफन यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट टू मेक वेब पेजेस इंटरेक्टिव। यानी कि जब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में जो वेब के डिफरेंट पेजेस होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड लगते हैं, इंटरेक्टिव लगते हैं, आपस में जुड़े हुए लगते हैं। तो उसके लिए हम जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आईटी बैकग्राउंड वाला पर्सन है तो उसको पता होगा कि जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल की जाती है कोई भी जब आपने वेबसाइट बनानी होती है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगर किसी को नहीं आती, ये वाला एमसीक्यू समझ नहीं आया, तो वो एक्सप्लेनेशन साथ में उस एमसीक्यू की ज़रूर पढ़ लिया करें कि जो जावा स्क्रिप्ट है बेसिकली इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट एनेबल्स इंटरेक्टिव वेब पेजेस एंड इज इसेंशियल पार्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन। यानी कि जिस तरीके से हमें कोई एक ज़ुबान समझ आती है, इसी तरह जो वेबसाइट्स बनाते हैं, जो वेबसाइट को ज़ुबान समझ आती है, जिस लैंग्वेज के अंदर हम उसको बनाते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है जावा स्क्रिप्ट। ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद सेकंड वाला एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ एसईओ। अब एसईओ ये भी आईटी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता होगा। ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कोई भी आप वेबसाइट चलाते हैं या फिर आप यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं तो आपको एसईओ का बहुत अच्छे से पता होगा कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। बेसिकली एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक टू वेबसाइट और वेब पेज फ्रॉम सर्च इंजन। यानी कि जो लोग क्यूरीज सर्च कर रहे होते हैं गूगल के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर अगर आपने काम कर रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि लोग कौन सी क्यूरीज, कौन से क्वेश्चंस गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं। और अगर आप YouTube पे काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि YouTube के ऊपर क्या लोग सर्च कर रहे हैं, तो उसका हम बोलते हैं SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद 28 वाला MCQs है, विच ऑफ दिस इज ए पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। ऑप्शन ए अमेजोन, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी अपवर्क, ऑप्शन डी गूगल। तो इसके अंदर जो अपवर्क है ये हमारा एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर फ्रीलांसिंग का काम करते हैं। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि अपवर्क एक ग्लोबल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिजनेस और इंडिपेंडेंट जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट करते हैं और आपस में रिमोट यानी कि कोलैबोरेट करके रिमोटली काम करते हैं। आपने सुना होगा रिमोट जॉब्स के बारे में, तो ये बेसिकली यही फ्रीलांसिंग का काम होता है जिसको हम रिमोट जॉब बोलते हैं। इसके बाद 29 वाला एमसीक्यूज है। स्टूडेंट्स मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस वीडियो के अंदर एमसीक्यूज कंप्लीट करवा दूं, जो 50 एमसीक्यूज की मैंने पीडीएफ बनाई थी। और नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर फिर मैं आपको जो आईटी के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर है एनालिटिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज आएंगे, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग जिसके अंदर सीरीज होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, डे सीक्वेंस वगैरह के एमसीक्यूज होंगे, इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे। तो कोशिश करूँगी कि आगे वाली वीडियोज़ के अंदर मैं उनको भी कवर करूँ। बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए एक गाइड बनाई है जिसके अंदर सारे जो सब्जेक्ट हैं आपके उनके एमसीक्यूज रखे गए हैं। बहरहाल हमारा 29 वाला एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ दी मेन बेनिफिट ऑफ फ्रीलांसिंग। जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहला तो फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी, ये इसका पहला बेनिफिट है। इसका मतलब क्या है कि फ्रीलांसिंग जो है वो इंडिविजुअल को फ्लेक्सिबल टाइम, फ्लेक्सिबल चीज़ें देती है, यानी कि वो अपनी मर्जी से जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको चूज़ कर सकते हैं
अपनी मर्ज़ी का वो टाइम सेट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की वो जगह सेट कर सकते हैं कि कहाँ पे बैठ के उन्होंने काम करना है, वो कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं वो वाला वो चूज़ कर सकते हैं, और कितने घंटे वो उस काम को देंगे वो चूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप फ्रीली इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्रीलांसिंग का जॉब्स के मुकाबले में। इसके बाद 30 वाला MCQs है, व्हाट इज़ ए पोर्टफोलियो इन फ्रीलांसिंग। जैसे कि आपने ये नेफ्टिक के NTS के अंदर कोर्सेज करने हैं, तो उसके अंदर ना आपने इंडिपेंडेंट होके बाद में काम करना है ना, तो जो इंडिपेंडेंट काम करना है उसको हम फ्रीलांसिंग बोलते हैं। इसलिए फ्रीलांसिंग के MCQs आपसे पूछे जाएंगे आपके टेस्ट के अंदर। तो ये MCQs है कि पोर्टफोलियो क्या है फ्रीलांसिंग के अंदर। तो जो पोर्टफोलियो है ये बेसिकली एक कलेक्शन है फ्रीलांसर्स के बेस्ट वर्क सैंपल्स का। यानी कि जो बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है उसने जो काम किए हुए हैं उसने अपना काम लोगों को दिखाना है कि मैं इस तरह का काम कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोई भी आपने कहीं पे काम करना है तो वो आप उनको दिखाएंगे या बताएंगे कि मैं ये काम कर लेता हूँ, आप मुझे जॉब के लिए हायर कर लें या फिर आप ये काम मेरे से करवा लें, तो उसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। और ये उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। यानी कि फ्रीलांसिंग के अंदर जो आपका बेहतरीन काम होता है उसका आपने सैंपल पेश करना होता है किसी अगले बंदे को, तो जो सैंपल्स का कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद 31 वाला MCQs है, व्हाट इज़ अ गिग ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर। तो फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे एक गिग का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो जो गिग है ये बेसिकली एक सर्विस है जो कि फ्रीलांसर प्रोवाइड करते हैं फिक्स्ड प्राइस पे। फॉर एग्जाम्पल आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन की, आपने मेडिकल के अंदर कोई डिग्री की हुई है, लेट अस सपोज आप डॉक्टर हैं, तो आप ऑफर करते हैं कि मैं मेडिकल से रिलेटेड कोई भी काम कर सकता हूं और आप अपनी फिक्स्ड प्राइस बताते हैं कि मैं इतने में करूंगा। तो ये आपकी गिग होती है, ये आपकी सर्विस होती है जो आप प्रोवाइड कर सकती हैं, जो काम आप कर सकती हैं, तो ये है आपकी गिग। आई होप सो कि आपको इसकी भी समझ आई होगी। इसके बाद 32 वाला MCQs है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ VPN। VPN आपने सुना भी होगा, जब नेटवर्क नहीं चल रहा होता तो बहुत सारे लोग VPN का यूज़ करते हैं। तो ये VPN है क्या? VPN बेसिकली एक क्या उसे कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जो कब इस्तेमाल होता है, टू क्रिएट ए सिक्योर कनेक्शन ओवर ए पब्लिक नेटवर्क। यानी कि जो हम इंटरनेट से इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, वो पब्लिक नेटवर्क है। लेकिन अगर आपको प्राइवेट नेटवर्क चाहिए तो उसके लिए आप VPN इस्तेमाल करते हैं, और VPN एब्रीवेशन ही है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की। यानी कि VPN, V से मुराद वर्चुअल, P से मुराद प्राइवेट, N से मुराद नेटवर्क। तो जो VPN है एक्सटेंड्स ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस ए पब्लिक नेटवर्क, एनेबलिंग यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव अक्रॉस शेयर्ड और पब्लिक नेटवर्क्स as if their computing devices were directly connected to the private network। यानी कि सिंपल आपके पास जब आपका पब्लिक नेटवर्क नहीं चल रहा होता या फिर आपने किसी और कंट्री के अंदर अपना कनेक्शन रखना है तो उसके लिए आप VPN इस्तेमाल करते हैं। ये अक्सर फ्रीलांसिंग के अंदर इस्तेमाल करना पड़ता है लोगों को। इसके बाद 33 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन इमेज फाइल फॉर्मेट। आपने पता नहीं गौर किया है या नहीं किया कि जब भी आप कोई इमेज स्टोर करते हैं अपने मोबाइल के अंदर तो उसके अंदर या तो JPEG लिखा होता है या फिर MPG लिखा होता है। तो उसके अंदर ये जो JPEG है ये एक कॉमन इमेज फाइल फॉर्मेट है, यानी इस फॉर्मेट के अंदर जो इमेज है वो स्टोर होती है। जो इमेज कोई भी अभी आप चाहे अपने मोबाइल में खोल के देख लें, जो इमेज वैसे ही आपने कहीं से डाउनलोड की होगी या उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा तो उसके लास्ट पे JPEG या फिर MPG लिखा होगा। तो ये इमेज फाइल फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर इमेजेस जो हैं वो स्टोर होती हैं। इसके बाद हमारे पास 34 वाला MCQs है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए रूटर इन ए नेटवर्क। जो नेटवर्क होते हैं उसके अंदर एक रूटर होता है। अब उस रूटर का क्या काम है, टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स एंड फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स बिटवीन देम। ये एक रूटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि आपके डाटा पैकेजेस को बहुत ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड करती है, उनको फॉरवर्ड करती है। और जो रूटर होते हैं, रूटर परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑन द इंटरनेट। यानी कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर
कंप्यूटर्स हैं, आपने डाटा को फॉरवर्ड करना है। तो आप फॉरवर्ड कैसा करते हैं, आप डाटा पैकेट्स की फॉर्म में फॉर्मेट करती हैं थ्रू ए रूटर। तो नेटवर्क के अंदर जो रूटर होता है, आप ये कह लें कि आपके डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक लेके जाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है, आप उसको रूटर बोल सकती हैं। मैं इजी लैंग्वेज में बेसिकली आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आईटी बैकग्राउंड के नहीं होते, तो उनको समझने में आसानी होती है इजी लैंग्वेज के अंदर, और जो आईटी बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए तो ये एमसीक्यूज बहुत ही आसान होंगे। बहरहाल एमसीक्यूज नंबर 35 है हमारे पास, व्हाट इज फिशिंग। तो जो फिशिंग है ये एक स्कैम है बाय विच एन इंटरनेट यूजर इज डॉप्ड इनटू रिवीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप कहते हैं कि मोबाइल हैक हो गया है, कोई ऐप है आपकी वो हैक हो गई है, आपका अकाउंट हो गया है, तो वो बेसिकली इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिशिंग, जिसके अंदर कोई स्कैमर है, वो आपका कोई स्कैमर है जो इंटरनेट को यूज़ करके आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको हैक कर लेता है, उसको देख लेता है। जो फिशिंग है इज ए टाइप ऑफ सोशल engineering attack often used to steal user data including login credentials and credit card numbers वगैरह। यानी कि फिशिंग आप सोशल मीडिया के थ्रू आप ये कह सकते हैं इट इज़ अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक, जिसकी मदद से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह लीक होती है या फिर कोई उसको असेस कर लेता है। इसके बाद है 36 वाला एमसीक्यूज, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होता है उसका क्या मकसद है। तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये आपका जो मोबाइल है, आपका जो कंप्यूटर है या फिर आप कोई भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करता है मालवेयर और वायरसेस के जरिए। ये मालवेयर और वायरसेस के बारे में मैंने इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर बड़े डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया है कि ये हैं क्या, तो आप उसको भी देखिएगा ताकि आप के ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप अच्छे से अपना पेपर पास कर सकें। इसके बाद है 37 वाला एमसीक्यूज, व्हाट इज़ अ यूआरएल। तो जो यूआरएल है ये एक यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर की एब्रीविएशन है, और आपने अक्सर देखा होगा आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके स्टार्ट पे छोटे स्पेलिंग के अंदर, छोटे अल्फ़ाबेट्स के अंदर URL लिखा होता है, फिर आगे डॉट लगा के वेबसाइट का नाम होता है। तो जो URL है ये बेसिकली इज़ द एड्रेस ऑफ ए गिवन यूनिक रिसोर्स ऑन द वेब। इन थ्योरी ईच वैलिड URL पॉइंट्स टू ए यूनिक रिसोर्स। यानी कि किसी भी वेबसाइट है आपने उसके ऊपर जाना है तो उसका जो लिंक आपको दिया जाता है उसके स्टार्ट पे URL लिखा होता है। तो ये URL है ये आपके पास बेसिकली एक एड्रेस होता है किसी भी यूनिक वेबसाइट का। आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। इसके बाद 38 वाला MCQs है, विच ऑफ दिस इज ए कॉमन वीडियो फॉर्मेट। जिस तरीके से ऊपर हमने इमेज का फॉर्मेट देखा है इसी तरह वीडियो का फॉर्मेट होता है जिसको हम MP4 बोलते हैं। आई होप सो कि क्लियर होगा। इसके बाद 39 वाला MCQs है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ CPU कूलर। CPU हम इसको स्टार्ट पे अपने पहले वाली वीडियो के अंदर देख चुके हैं कि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और इसका मकसद क्या है, इसका फंक्शन क्या है CPU कूलर का। अब CPU जो कूलर है ये प्रिवेंट करता है ओवरहीटिंग से। ये आप कूलर के वर्ड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडक प्रोवाइड करता है। कोई भी मशीन आप चलाते हैं तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये जो CPU कूलर होता है ये CPU को ओवरहीट होने से बचाता है। इसके बाद 40 वाला MCQs है, व्हाट इज़ अ पिक्सल। तो जो पिक्सल है हमारे पास ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है डिजिटल इमेज या फिर ग्राफिक का। ये जो MCQs है ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है, ये आप लोगों की छोटी सी असाइनमेंट है, ज़्यादा बड़ी असाइनमेंट नहीं है, छोटी सी असाइनमेंट है। ये वाला MCQs आप लोगों ने खुद पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमने 40 MCQs कर लिए हैं, बाकी सिर्फ 10 रह गए हैं, वो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और मैं कोशिश करूँगी कि छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊँ ताकि आप लोगों के लिए देखना सुनना समझना आसान हो। अब ये जो MCQs हैं टोटल 50 हैं, ये हम कंप्लीट करने के बाद बाकी सब्जेक्ट्स को भी देखेंगे जिसके अंदर आपके लॉजिकल रीजनिंग के MCQs होंगे, इंग्लिश के होंगे, GK के होंगे, जनरल मैथ के होंगे। यानी कि आपके पेपर के अंदर जो जो MCQs आने हैं हम उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।